दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने चैनल स्टडी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं सीडीएस 1 2022 के लिए मैथमेटिक्स के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो मोती जिसको अगर आपने पढ़ लिया तो आपकी चांदी चांदी सोना सोना। मतलब इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि उनको आप छोड़ ही सकते। मतलब कि डू और डाई टॉपिक, करो या मर जाओ। फिर इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो, और जिस सीरीज में मैं आपको बताऊंगा उसी सीरीज में आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने। उसके अलावा पूरे मैथ्स में कुछ भी नहीं पढ़ के जाओगे चलेगा, लेकिन वो जरूर पढ़ के जाना है आपको। समझ गए? डू एंड डाई टॉपिक जिस जिस सीरीज में बताऊंगा, जितना बताऊंगा बस उतना ही पढ़ना है आपको। ओके, चलो, तो लेट्स स्टार्ट। देखो, यहाँ पे आपके सामने दिया गया है 14 नवंबर 2021 को जो मैथ्स का पेपर हुआ था ना, उस मैथ्स के पेपर में किस चैप्टर से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए थे। अब यहाँ पे देखो, एक ये है हमारा नंबर सिस्टम, एक है ट्रिग्नोमेट्री, एक है अलजेब्रा, और फिर उसके बाद में क्या है 3D प्लस ज्योमेट्री, मतलब 20+11। उसके बाद में DI, और उसके बाद में आपका लॉगरिथम। मैंने वो चीजें बताई है जो कि फिक्स है, जो कि कभी चेंज होने वाली नहीं। देखो, सीडीएस ने अपने मैथमेटिक्स से एग्जाम में ना अभी पैटर्न फिक्स कर दिया है, बट वो पैटर्न इतना डिफिकल्ट है कि उसको ब्रेक करने के लिए भी ना आपको बहुत अच्छी खासी मेहनत की जरूरत है। सीडीएस ने बोला है, देख बच्चा, ये मेरा मैथ का सिलेबस है जो मैं तुझको देता हूँ, बस ये पैटर्न भी तुझको मालूम है, बस उसको ब्रेक ब्रेक कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा आज। और उसी पैटर्न में अगर पढ़ते जाओगे तो 4 मंथ्स इनफ है। दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल में आपका एग्जाम है। इनफ है, उतना आपके लिए बहुत हो गया। उतना, उससे ज्यादा कुछ बाहर का पढ़ के नहीं जाना है। जितना बताऊंगा, जहां से बताऊंगा वहां से पढ़ के जाना बस। ओके, चलो, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, हमारे मैथ्स के अंदर दो टाइप होते हैं। ओके, हमारे मैथ्स के अंदर दो टाइप होते होंगे। एक होता है हमारा अरिथमेटिक, और एक हमारा होता है एडवांस मैथ्स। ओके, अब सीडीएस ने ना मालूम है क्या किया है? सीडीएस ने अरिथमेटिक को कर दिया है 20% और एडवांस मैथ्स को कर दिया है 80%। अब क्या आप चाहते हो अब क्या आप चाहते हो कि ये 20% ही पढ़ के जाओ? आप नहीं ना, आपका फोकस रहेगा नहीं भाई, 80% पढ़ के जाना ही है मुझे, ताकि मेरा स्कोर अच्छा है। और मैं आपको यही बताऊंगा कि इस सब्जेक्ट को टैकल कैसे करना है। अरिथमेटिक के ऊपर वही आपके प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइमर वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बस वही सब चैप्टर हैं आपके जो बच्चों को सिंपल भी लगते हैं। बस सिंपल के पीछे नहीं भागना है। अगर चीजें ज्यादा बड़ी हो, ज्यादा अच्छी हो, तो उसके लिए मेहनत का लेवल भी थोड़ा अच्छा खासा होना ही चाहिए। ओके, चलो, तो बढ़ते हैं आगे। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एडवांस मैथ्स के बारे में ही सिखाने वाला हूँ। अरिथमेटिक केवल दो टॉपिक पढ़ने हैं आपको, उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है आपको। अरिथमेटिक केवल केवल दो टॉपिक आपको अरिथमेटिक के पढ़ने। ओके, चलो, देखो, एडवांस मैथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इट इज नॉर्मल फॉर एवरी एग्जाम। अब देखो यहाँ पे अरिथमेटिक में दो चैप्टर है यहाँ पर, और एडवांस मैथ में यहाँ पर मैंने कितने टॉपिक रखे? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। और नंबर सिस्टम को मैं किसी भी एडवांस अरिथमेटिक में नहीं मानता, बट ये बहुत सारा वेटेज है, इसके लिए मैंने इसको एडवांस मैथ पर रखा है। बट नंबर सिस्टम अकॉर्डिंग टू मी, जब मैं बच्चों को मैथ सिखाता हूँ तो मेरा जो नंबर सिस्टम है वो ना ही अरिथमेटिक में आता है और ना ही एडवांस में रखता हूँ मैं। इट इज अ बेस। ये एक बिल्डिंग का वो बेस है, वो जमीन है जिसके ऊपर आपकी पूरी बिल्डिंग तैयार होती है मैथमेटिक्स की। समझ गए? तो इतने टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। देखो, सबसे फर्स्ट टॉपिक, जब मैथ्स पढ़ने की शुरुआत करो, ये वो सीरीज है जिस लाइन में आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम पढ़ना है आपको। सेकंड आपको पढ़ना है रेशियो एंड प्रपोर्शन। क्या है? सेकंड आपको पढ़ना है रेशियो एंड प्रपोर्शन। थर्ड, उसके बाद आपको पढ़ना है परसेंटेज। उसके बाद में फोर्थ आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा, साथ में पढ़ना है आपको। फिफ्थ आपको पढ़ना है ज्योमेट्री एंड 3D, साथ में पढ़ना है। सेवेंथ आपको DI पढ़ना है। एट्थ आपको लॉगरिथम पढ़ना है। नाइन्थ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस प्लस मॉक्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाते जाने, जो जो टॉपिक आप पढ़ते जाओ। जो टॉपिक पढ़ लिया उसके प्रीवियस ईयर लगा डालो उसी वक्त।
देरी नहीं करनी है, समझ गए, देरी करनी ही नहीं है। और आपको पढ़ने के लिए ना टाइम कहाँ से निकालना है मैं वो भी आपको बताऊंगा, तो डरने की कोई बात नहीं कि सर टाइम कहाँ से निकालेंगे, 4 ही महीने बाकी है, इतना सिलेबस कहाँ से कवर होगा, सब बताऊंगा मैं। डोंट वरी, बस साथ में बने रहो। ओके, चलो देखो अभी अब नंबर सिस्टम क्यों पढ़ना है उस पर बाद में आते हैं, पहले देख लेते कि हम लोग को मंथ वाइज कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। देखो आपको दिसंबर के मंथ में ये 3 टॉपिक पढ़ना है आपके, क्या है ये आपके दिसंबर के मंथ के टॉपिक है। ओके, फिर उसके बाद में ये आपका नेक्स्ट मंथ का टॉपिक है जनवरी का, ये आपका टॉपिक है फेब्रुवरी का, और ये आपका टॉपिक है मार्च का, और ये भी जो आपका टॉपिक है ये दोनों मार्च के आपके। ओके, अब देखो मार्च का, और ये आपके लिए 1 वीक का टाइम लगना चाहिए इसको, इसके लिए पूरा 1 मंथ लो आप, कोई बात नहीं है। इस टॉपिक इन दोनों के लिए 1 मंथ ले लो, फिर उसके बाद में इन दोनों के लिए भी आपको 1 मंथ लेना है। देखो 3 महीने 1 हफ्ता, 4 महीने में से 21 दिन और बाकी है, और आपका पेपर है 10 अप्रैल को, वहां पे 9 दिन बाकी है, मतलब पूरा 1 मंथ। क्या पूरा 1 मंथ आपको मॉक टेस्ट लगाना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर आपको चैप्टर के साथ में ही करना है। प्रीवियस ईयर आपने टाला, बहुत बड़ी गलती करोगे आप लोग, कितनी बड़ी, बहुत बड़ी गलती, इतनी नहीं इतनी इतनी बड़ी गलती, समझ गए। प्रीवियस ईयर जैसे जो टॉपिक पढ़ ले, चैप्टर पढ़ ले, प्रीवियस ईयर लगा के खत्म कर डालो यार। डोंट टेक इट, रिस्क लेना ही नहीं है, डोंट टेक अ रिस्क, पढ़ते वक्त रिस्क लेना ही नहीं है। और क्या पढ़ना है मैंने आपको बता दिया, अंधाधुंध कहीं से भी कुछ भी नहीं पढ़ना है, जितना बोला भरोसा करो, समझ गए, भरोसा करो। मैंने जिन बच्चों को सिखाया था ना, उन्होंने 70+ स्कोर किया इस बार के सीडीएस के एग्जामिनेशन में, समझ गए। मुझ पे भरोसा रखो, स्टडी कैंपस पे भरोसा रखो, और इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर अपना पूरा फोकस, दिलो जान सिर्फ इन टॉपिक पे दे दो इन 4 महीनों के लिए, और कुछ नहीं करना है आपको। ओके, चलो देखो अभी, अब इनमें से ना किस किस टॉपिक का कितना कितना वेटेज है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा भरोसा हो कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। भरोसा भरोसा करने के अलावा आपके पास कोई रास्ता भी नहीं दूसरा, अगर आपको जल्दी सब कुछ कवर करना है तो। देखो नंबर सिस्टम में से 10 से 15 क्वेश्चन फिक्स होते हैं, फिक्स बदलता ही नहीं है। फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन में से 3 से 4 क्वेश्चन, परसेंटेज में भी 3 से 4 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा में भी कितना क्वेश्चन आता है आपके, ट्रिग्नोमेट्री में 10 से 13 क्वेश्चन, एंड अलजेब्रा में भी 10 से 13 क्वेश्चन। ओके, फिर उसके बाद में ज्योमेट्री में आपके आते हैं 20 से 30 सवाल, और मेंजरेशन में आते हैं आपके, मेंजरेशन में आते हैं आपके 10 से 11 सवाल। फिर उसके बाद में डीआई में आपका आता है 10 क्वेश्चन कंफर्म है। डीआई के 10 क्वेश्चन फ्री के होते हैं, जो टॉपिक बता दूं उतना पढ़ के चले जाओ बस, और कुछ नहीं। फिर उसके बाद में लॉगरिथम के आपके 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म है यहाँ से, इसीलिए देखो जो चीजें कंफर्म है मैंने वही उठाई है, जिन चीजों की जो चीजें फ्लेक्सिबल थी ना उसके अंदर मैंने वो उठाई नहीं है। कंफर्म है कि आएगा ही आएगा, जिसका कोई मतलब कि शक ही नहीं है कि भाई ये आएगा ही नहीं, ये आएगा ही आएगा। उसके बाद में आपके प्रीवियस ईयर मॉक्स, अगर आप सिर्फ ना मिनिमम क्वेश्चन उठाओ, मैं मैक्सिमम लेता भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ मिनिमम क्वेश्चन अगर उठा के देखता हूँ यहाँ से, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 70 और 6, 76, और ये दो 78 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, कितने, 78 क्वेश्चन। ये मिनिमम 78 क्वेश्चन है। और अगर मैक्सिमम मैं मान के चलता हूँ कि किन्हीं में से 2 टॉपिक 2 क्वेश्चन ज्यादा आ गए, तो मैक्सिमम मैंने क्या मान लिया, 80+ तो जाना ही है। अगर आप 80+ सिर्फ ना सिर्फ अटेम्प्ट रखते हैं, क्या अटेम्प्ट करके आते हैं, तो उसमें 70+ आपके क्या होंगे, मार्क्स होंगे, क्या होंगे, मार्क्स होंगे। क्योंकि अगर 10 क्वेश्चन आपका रॉन्ग होता है, वहां पे आपके केवल केवल 3 से 3.5 नंबर कटेंगे, और ज्यादा नंबर नहीं कटेंगे, समझ गए। 70+ आपके क्या होंगे, मार्क्स होंगे, देख रहे हो, 70+ मार्क्स। क्योंकि अगर 80 क्वेश्चन किए, मैंने माना चलो 10 रॉन्ग भी होते हैं आपके, तो वहां पे क्या आपके 3 मार्क्स माइनस होंगे गाइस, 77 तो भी बचते हैं, समझ गए। और उतना सही करके आना ही है, क्योंकि आपको पूरी बुक पढ़ने के लिए मैंने बोली ही नहीं है, सिर्फ इतने टॉपिक्स पढ़ने के लिए बोले मैंने आपको। और उन टॉपिक्स में भी कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे ना, मैं आपको पूरा एक ओवरऑल आइडिया दे ही दूंगा कि वो टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ के जाने। ओके, समझ में आ गया आपको। देखो नंबर सिस्टम क्या काम करता है, अभी ना हम लोग टॉपिक्स पे आते हैं। आपने सबके मार्क्स देख लिए कि कहाँ से कितना कितना मार्क्स के क्वेश्चंस
आते हैं। तो अभी ना मैं टॉपिक्स के बारे में बताता हूँ कि टॉपिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है। जो मैंने सीरीज में लिखा है, सीरीज को ब्रेक ब्रेक करना ही नहीं, सीरीज को आपको यही सीरीज फॉलो करनी है आपको, समझ गए। चलो, जगह नहीं आगे, चलो कोई बात नहीं, स्लाइड ले लेते एक्स्ट्रा। चलो देखो, पहला टॉपिक मैंने क्या लिखा है, मैंने पहला टॉपिक लिखा है यहाँ पे नंबर सिस्टम। क्या लिखा है मैंने, नंबर सिस्टम लिखा है। अब देखो यहाँ पे, अब नंबर सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। पहली बात तो ये, नंबर सिस्टम जिस दिन आपने पढ़ा, नंबर सिस्टम जिस दिन आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिया, आपके अंदर एक स्पेशल पावर आ जाती है। नंबर सिस्टम आपको मैथमेटिक्स के वर्ल्ड में वो स्पेशल पावर देता है जो एमसीक्यू वाले बच्चों को आना ही चाहिए। वो स्पेशल पावर होती है एलिमिनेशन मेथड। ये हर किसी को नहीं आता। एलिमिनेशन मेथड सिर्फ उसी बच्चे को आता है जिसके माइंड में नंबर सिस्टम का एक एक टॉपिक क्लियर है, समझ गए। जिसके माइंड में नंबर सिस्टम का एक एक टॉपिक क्लियर है, उसी बच्चे को ये स्पेशल पावर मिलती है कि वो ऑप्शंस में से गलत ऑप्शन को निकाल सके, भले क्वेश्चन ना आता हो। अगर चार ऑप्शन दिए, अगर उसको एलिमिनेशन टेक्निक आती होगी तो वो देखते ही बोल देगा बी और सी तो आएंगे ही नहीं, बच गया क्या, ए और डी। तो वो 50-50 तक पहुंच तो सकता है ना, वहां पे वो तुक्का मारेगा तो उसके जीतने के चांसेस 50% रहेंगे, समझ गए। तो जो चांसेस पहले 25% थे वो अब क्या हो गए, 50% हो गए। इसीलिए एलिमिनेशन मेथड आना बहुत जरूरी है। या आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाता है, क्या क्या सिखाता है ये आपको, एलिमिनेशन मेथड सिखाता है। इसीलिए नंबर सिस्टम को एडवांस और अरिथमेटिक से ऊपर रखता हूँ कि ये बेसिक चैप्टर है, फर्स्ट स्टेप है आपका, आप पहले इसको अच्छे से ले लो। अब इसमें से कंफर्म क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं आपका, इसमें से कंफर्म क्वेश्चन होता है आपका रिमाइंडर थ्योरम। ओके, रिमाइंडर थ्योरम इज कंफर्म क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन कंफर्म आएगा। फिर उसके बाद में डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर एक क्वेश्चन कंफर्म होगा, और उनमें भी कौन से रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट, 7, 11, 13, 1001 एंड 37, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल। कुछ पढ़ो या मत पढ़ो, ये रूल्स नक्की पढ़ के जाओ। और 7, 11, 13 का तो एक कॉमन रूल भी आता है बच्चों। उसके बाद में 1001 क्या होता है, 7, 11, 13 का मल्टीप्लीकेशन होता है। एंड 37 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है यार। 37 इंटू 3, यहाँ पे कितना होता है, 111 होता है। 37 इंटू 6, यहाँ पे कितना होता है, 222 होता है, समझ गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना मत। तो वो पढ़ना आपका काम है, मेरा काम है केवल बताना। मैं यहाँ पे आपका लेक्चर लेने नहीं बैठा हूँ बिल्कुल भी। ओके, चलो। फिर उसके बाद में क्या होता है, फिर उसके बाद में आपका आता है एक टॉपिक नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस, गाइस, सॉरी गाइस, इस साल नंबर ऑफ जीरोस का बेस्ट क्वेश्चन आया था सीडीएस के एग्जामिनेशन में। केवल पैटर्न ब्रेक करना था उसका बस, समझ गए। नंबर ऑफ जीरोस, ये तीन टॉपिक, तीन क्वेश्चन कंफर्म है आपके। मैं अगर 10 मिनट भी मानता तो मैंने तीन क्वेश्चन तो आपको यहीं पे बता दिए। रिमाइंडर थ्योरम में तीन थ्योरम्स आती है, ओके। रिमाइंडर थ्योरम में तीन थ्योरम्स आती है, वो याद में रखना, समझ गए। तो मैंने तीन क्वेश्चन तो यहीं पे बता दिया आपको। बाकी बचे 7 क्वेश्चन, वो बाकी नंबर सिस्टम में इतने सारे कंसेप्ट है आपके, वो आपको पढ़ने पे आएंगे। सीरीज है, फिर उसके बाद में क्या आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, बहुत सारे कंसेप्ट है वहां पे, तो समय लगेगा। फिर उसके बाद में क्या है, रिमाइंडर का, नेगेटिव रिमाइंडर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। रिमाइंडर थ्योरम में आप रिमाइंडर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोलते हैं ना, संजीवनी बूटी है वो, क्या नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट, उसको अपने ध्यान में रखो। ओके, चलो पढ़ता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। आप आई होप नंबर सिस्टम की इंपॉर्टेंस समझ गए रहेंगे। देखो, अगर मैं आपको इसके टॉपिक का ना एग्जांपल दूं, मान लो कि अगर आपको ज्योमेट्री का कोई, 3D का कोई सवाल पूछा जाता है, आपको अगर 3D का कोई सवाल पूछा जाता है, मैंने माना कि आपसे ना कोन का सवाल पूछा गया, मान लो आपसे कोन का सवाल पूछा गया और उसने आपको पूछ लिया वॉल्यूम, कि वॉल्यूम की वैल्यू बताओ। वॉल्यूम आपका क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ओके। और मान लो कि देखो, अब ये जो, और इसका आंसर ना इंटीजर में, आंसर में एक भी पॉइंट नहीं है, तो डेफिनेटली है कि आर या एच तो मेरे साथ के मल्टीपल रहे होंगे, आर या एच मेरे साथ के मल्टीपल रहे होंगे। देखो यहाँ पे 1/3 इंटू पाई को मैं यहाँ पे 22/7 लेता हूँ। एग्जाम में आपको भी 22/7 ही लेना है। अगर 3.14 मेंशन किया है तो ही लेना है आपको, ओके। तो 22/7 इंटू
आर इंटू एच। अब ये देखो, अब मेरा आंसर अगर इंटीजर में है तो डेफिनेटली ये 7 किसी ना किसी का तो मल्टीपल रहा होगा। अगर 7 का मैं मान के चलता हूँ कि आर मेरा 7 का मल्टीपल है, उसने आर को एक कैंसिल किया, लेकिन आर का भाई भी तो बैठा है यहाँ पे, आर का भाई भी तो बैठा है यहाँ पे। मान लो कि अगर 7 मेरा एच को कैंसिल करता है, अगर 7 मेरा एच को कैंसिल करता है, तो यहाँ पे फिर रोल रोल यहाँ पे किसका होता है, 22 का होता है। आंसर मेरा 22 का मल्टीपल होगा। आंसर अगर मेरा 22 का मल्टीपल हुआ तो वो 2 और 11 का भी मल्टीपल होगा। 2 का तो मालूम नहीं, क्योंकि देखो 2 के ऊपर ज्यादा भरोसा रखना ही नहीं चाहिए। अगर मैंने 2 को 3.5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 7 बन जाता है। क्या ये 2 का मल्टीपल है? अभी नहीं है ना, इसीलिए आंसर आपका क्या होगा, 11 का मल्टीपल होगा। अगर आपका रेडियस 7 का मल्टीपल है तो आंसर में आपका एक 7 का मल्टीपल बचेगा, जो होगा आपका आर। और अगर आपका एच 7 का मल्टीपल है तो आपका आंसर क्या होगा, 11 का मल्टीपल होगा। नीचे का 7 कटने के बाद में अगर 7 नहीं बच रहा है तो 22 तो बचा है ना, 22 के आपका 11 का मल्टीपल है, तो वही आपका आंसर भी क्या होगा, 11 का मल्टीपल होगा। आंसर चेक करने की जरूरत नहीं, आंसर देखो कौन सा 11 का मल्टीपल है, वही आपका आंसर होगा। हाँ, अगर एग्जामिनर ने सारे ऑप्शन 11 का मल्टीपल दिए तो वहां पे ट्रिकी बोल सकते हैं। मैंने माना, चलो एच मेरा क्या है, एच मेरा 3 का मल्टीपल है। एच मेरा क्या है, मैंने मान लिया कि एच मेरा 12 है। ओके, तो एच मेरा क्या 3 का मल्टीपल नहीं होगा? वो अगर 12 का मल्टीपल है तो 3 भी तो 12 को भाग देते हैं, मतलब मेरा आंसर 3 से भी कटना चाहिए। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी आप आगे जाके देखने वाले हो, समझ गए? यही मल्टीपल्स के जो कंसेप्ट है आपको यूज करने हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, छोड़ना नहीं है आपको, समझ गए? चलो, अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर, रेशियो। रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन अगर आपने पढ़ लिया नंबर सिस्टम के बाद, रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ने के बाद में पूरा अरिथमेटिक ओवरऑल 60% आपके कब्जे में। बोलते ना इस मुट्ठी में ना, उसको बंद कर लो आप। 60% पूरा का पूरा अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपने पढ़ लिया, हाँ, उस चैप्टर के अलग अलग टॉपिक के बेसिक बेसिक कंसेप्ट आने जरूरी है, नहीं तो आप पूरा अरिथमेटिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे ही निपटा सकते हो। ओके, चलो, उसके बाद में आपका परसेंटेज आता है, वो भी इसी के जैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज पढ़ लिया, 60% आपका आपके हाथ में मैथमेटिक्स का अरिथमेटिक। ओके, चलो, उसके बाद में क्या आता है, फिर उसके बाद में हमारा टॉपिक आता है, सॉरी, उसके बाद में हमारा टॉपिक क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा। क्या? ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा। अब देखो, अब इन दोनों में ना एक चीज कॉमन आती है, लेकिन अप्लाई करने के तरीके अलग अलग है। वैल्यू पुटिंग कंसेप्ट, और वही वैल्यू पुटिंग कंसेप्ट यहाँ पे आता है। क्या? वैल्यू पुटिंग कंसेप्ट। ये दोनों मेथड जिसने सीख लिया, 80% ट्रिग्नोमेट्री और 70% अलजेब्रा उसके जेब में, मतलब बच्चा हलवा सवाल एकदम, समझे? अलजेब्रा में ज्यादातर सवाल ऐसे आते हैं जहां पे इक्वेशंस की संख्या वेरिएबल से कम हो, तो ये डायरेक्ट अप्लाई होता है, ये आप जब चैप्टर पढ़ोगे वह आपको सिखाया जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में ये आता है वैल्यू पुटिंग कंसेप्ट। पूरा ट्रिग्नोमेट्री इससे सॉल्व हो सकता है, पूरा ट्रिग्नोमेट्री इससे सॉल्व हो सकता है। बस गारंटी इतनी बननी चाहिए कि अपॉन में ना ही यहाँ और ना ही यहाँ इन्फिनिटी का फॉर्म आना चाहिए। ओके, फिर इसके बाद में देखो यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेक थीटा, टेन थीटा, और आपका कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा, इनके पर्सनल रिलेशंस के ऊपर सवाल आते हैं। इस साल भी सीडीएस में इसके पर्सनल रिलेशन के ऊपर सवाल आया था, जिसका आंसर था एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। समझ गए? डायरेक्ट बहुत सारे रिजल्ट आपको यहाँ बिठाने होंगे अपने माइंड में। अगर आपको याद है तो डायरेक्ट देखा, टिक मारा, चलो आगे यार, कुछ काम नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था, चिंदी क्वेश्चन, समय बर्बाद करना है ही नहीं आपको। समझ गए? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलजेब्रा में यहाँ पे फैक्टर्स वाले क्वेश्चन आपके कंफर्म आएंगे, 2 क्वेश्चन मिनिमम रहेंगे आपके यहाँ पे, फैक्टर्स वाले, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वाले क्वेश्चन आपके। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना,
यहाँ पे आपका एक टॉपिक और कंफर्म होता है, वो होता है आपका हाइट एंड डिस्टेंस का, हाइट एंड डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे इस टॉपिक को ना थोड़ा ध्यान से देखना। सबको लगता है कि हाइट एंड डिस्टेंस ना थोड़ा सा टफ टॉपिक है, बिल्कुल भी नहीं टफ टॉपिक है। इसके अंदर ना 7 टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं, 6 या 7 टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। उतने ट्रायंगल्स कर लो, हाइट एंड डिस्टेंस आपकी जेब में, जेई तक के सवाल निकाल लोगे आप लोग। देखो यहाँ पे पहला ट्रायंगल आपका, पहला ट्रायंगल होता है 45, 45 90 के टाइप का। आपका जो सेकेंड ट्रायंगल है वो आपका होता है 30, 60 और 90 के टाइप का। फिर उसके बाद में आपका एक ट्रायंगल आता है 60, 45 का। फिर उसके बाद में एक और ट्रायंगल आता है यहाँ पे 30 60 का, ये 90 डिग्री है। फिर एक ट्रायंगल और आता है यहाँ पर, ये आपका होता है ये आपका होता है 45 30 का। और एक रेयरेस्ट केस आपका आ जाता है, गलती से अगर पूछ लिया तो 15 75 90 का। बस ये 6 टाइप के ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल्स का कंसेप्ट, थ्योरी, अगला पिछला सब पढ़ लो यार। इसके बाहर अगर सवाल चला गया ना, हाइट एंड डिस्टेंस का नाम बदल दूंगा मैं। इसके बाहर जाता ही नहीं और एग्जामिनर कभी देता नहीं, और अगर उसने दिया तो उसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू आपके पास होगी। साइन 15, 10 15, साइन 75, 10 75, उसकी स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है, वो आपको मालूम है, वो आपको बुक्स के अंदर मिल जाएंगी, समझ गए। तो ये स्टैंडर्ड टाइप्स के ट्रायंगल्स। आई होप कि आप लोग बुक और पेन लेके बैठे होगे, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ आपको। ये चीजें आपको किसी बुक के अंदर मिलने वाली ही नहीं है। ये सिर्फ एक टीचर ही आपको बता सकता है कि हाँ बच्चा ये पढ़ के या ये पढ़ के, बस। बुक फॉलो करने को बहुत लोग बोलते हैं बच्चों, लेकिन असली जो रियल चीज है वो एक टीचर ही बता सकता है आपको, समझ गए। चलो, अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। अब आते हैं हम लोग 3D के ऊपर। ओके, 3D। 3D मेंसुरेशन, 3D मेंसुरेशन। ओके, चलो देखो, 3D मेंसुरेशन में सबसे पहले क्या आता है? 3D मेंसुरेशन में सबसे पहले आपका आता है क्यूब। कौन लिख दिया मैं, क्यूब आता है फर्स्ट। क्या आता है आपका? क्यूब आता है, क्यूबॉइड आता है। फिर आपका क्या आता है? सिलेंडर आता है। सिलेंडर के साथ में यहाँ पे आपका हॉलो सिलेंडर भी आता है। फिर उसके बाद में आपका यहाँ पे क्या आता है? आपका यहाँ पे कोन आता है। कोन के साथ में आपका स्पीयर भी आता है, स्पीयर एंड हॉलो स्पीयर, हेमिस्फीयर भी बोलते हैं इसको। ओके, अरे यार फिर से लिखना पड़ेगा, मिट गया ना, कोई नहीं। 3D मेंसुरेशन। ओके, देखो यहाँ पे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। इसके बाद में यहाँ पे क्या आता है मेरा? कोन आता है, स्पीयर आता है और हेमिस्फीयर आता है, हेमिस्फीयर। फिर उसके बाद में क्या आता है मेरा? प्रिज्म एंड पिरामिड आता है। प्रिज्म एंड पिरामिड बहुत रेयर केसेस में आते हैं, प्रिज्म एंड पिरामिड। देखो अभी यहाँ पे इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे एक सवाल कंफर्म रहेगा आपका, क्यूब और कीबोर्ड के ऊपर। फिर उसके बाद में सवाल अगर आपसे पूछ लिया तो सिलेंडर एंड कोन के रिलेशन का पूछ लेगा, कोन एंड स्पीयर के रिलेशन का पूछ लेगा, या फिर स्पीयर एंड सिलेंडर के रिलेशन पे पूछ लेगा, या फिर सिलेंडर, कोन और स्पीयर तीनों का साथ में पूछ लेगा। ऐसे सवालों में केवल और केवल आपको वॉल्यूम इक्वल करना पड़ता है। प्रिज्म अगर देखा जाए तो लिटिल बिट थोड़ा सा टफ टॉपिक है इन सब से, इसलिए प्रिज्म का रेयरेस्ट केस होता है। अगर बच्चे की किस्मत खराब हुई, उस साल के उस बैच के बच्चे, उस टाइम के बच्चों की किस्मत खराब हुई, तो ही प्रिज्म पूछा जाता है। लेकिन सिंपल टॉपिक है, थोड़ा दिमाग लगाओगे, मेहनत लगाओगे, हो जाएगा। इनफ है इतना, ओके। अब देखो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, कोन, स्पीयर। अब इसमें से आपको क्या क्या करना है? इनमें आपको इसका वॉल्यूम टीएस है,
फिर आपको इनका LSA, TSA ये सब याद होना चाहिए। क्या? TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, LSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया, CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया। ये तीनों चीजें आपको, ये तीन चार चीजें आपको आनी ही चाहिए। सिलेंडर आपका क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, सिलेंडर हो, कोन हो, स्फीयर हो, प्रिज्म हो, ये सब चीजें आनी ही चाहिए। समझ गए? इतने के आसपास ये आपका पूरा 3D घूमेगा। 3D आपका पूरा इसके ही आसपास घूमने वाला है और कहीं नहीं जाने वाला ये। ओके, चलो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जो है हमारा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर क्या क्या आता है? देखो ज्योमेट्री ना 20 से 30 क्वेश्चन लेके चलता है। अगर किसी साल गलती से 30 सवाल पूछ ले गए ना, तो आपके 40 से 45 सवाल सीधा सीधा ज्योमेट्री और 3D से बन जाते हैं आपके। ज्योमेट्री में पहले क्या आता है आपका? लाइन्स एंड एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स। उसके बाद में क्या आता है? ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। फिर उसके बाद क्या आता है आपका? मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्कल, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर क्या आता है आपका? क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्री क्वाड्रिलेटरल। इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है आपके? ट्रेपेजियम से सवाल। क्या? ट्रेपेजियम से सवाल। फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से सवाल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से सवाल। उसके बाद में आपके रोम्बस से सवाल। समझ गए? ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले लिखवाया आपको, आपको करके ही आने चाहिए। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बन के आती है वो आपकी होती है पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। आपको आने ही चाहिए। क्या? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। देखो जिसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आते हैं उसके लिए ट्रायंगल्स का टॉपिक और साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक दोनों आसान बन जाते हैं। उसके लिए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना, मतलब अगर किसी क्वेश्चन में नंबर्स की बारी आई तो हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री जो नंबर्स वाले होते हैं, और आपका ट्रायंगल इजी, मतलब होता है ना मक्खन की तरह निकल जाएगा। 50% प्रॉब्लम यहीं पे आपकी सॉल्व। ट्रायंगल्स के चैप्टर में तो ये आपको आनी ही चाहिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। घुमा फिरा की ये 12 से 14 तक रहती है मैक्स टू मैक्स। मेरे हिसाब से अब तक मैंने जितने रखे हैं स्पेशल वाले में वो 16 है। अगर ये 16 पाइथो अगर ये 16 पाइथागोरन ट्रिपलेट्स आपको आते हैं तो दैट इज इनफ गाइस। आप क्वेश्चन को देखते सॉल्व कर लोगे। समझ गए? देखो अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे, जस्ट मानो कि आपको मैं अगर पूछ लूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, मैंने आपको इसका साइड देके रखा है। क्या? ये मैंने आपको 8 बोल दिया, ये मैंने आपको 6 बोल दिया, और मैंने आपको पूछ लिया कि इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। रुको रुको रुको, ये नहीं, ये मैंने आपको 6 दिया और ये मैंने आपको दे दिया, ये मैंने आपको क्या दिया? मैंने आपको 6√3 दिया है, और ये मैंने आपको 10√3 दिया। ओके, और फिर मैंने आपको पूछ लिया कि इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए बेस की जरूरत होती है। जिसने पाइथागोरन ट्रिपलेट्स पढ़ा होगा वो सीधा बोल देगा सर ये 8√3 है, खत्म बात। ये 8√3 है तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल मुझको क्या मिल जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। रुको मैं इसको ना अलग रंग से लेता हूँ। हाफ इंटू 8√3 इंटू 6√3 मतलब फोर्जा, मतलब 6 जब 24 इंटू 3, 24 इंटू 3 मतलब 72। समझ गए? समझ गए ना? यही होता है पाइथागोरन ट्रिपलेट्स का कमाल। अब मेरे को ये कैसे मालूम पड़ा? देखो मैं ना इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ। देखो 3 4 5 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होते हैं। अब मैंने इसका मल्टीपल यहाँ पे रखा है 2√3 से। मैंने क्या किया? सबको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किया तो 6√3, 8√3 एंड 10√3। समझ गए? ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं और ये भी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। ये बाकी के दो साइड होते हैं और ये लास्ट वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है। समझ गए? तो मुझको अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आते तो क्या मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाता लगाता a² + b² = c²? नहीं लगाता ना। डायरेक्ट नंबर देखता, ट्रिपलेट सोचता, डायरेक्ट खत्म आंसर। और यही काम एग्जामिनर कर रहा है आजकल। समझ गए? उसके पास 16 से 17 फेवरेट ट्रिपलेट्स हैं जो वो बोल देता है लो दे दिया बच्चों को मैंने, बना लो। वो डायरेक्ट याद होने चाहिए आपके माइंड में। समझ गए? चलो, तो मेजर मेजर टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अब आते हैं हम लोग अपने फिक्स वाले टॉपिक के ऊपर जो होता है DI, मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन। क्या? डेटा
इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए आपको क्या आता है इसके अंदर, देखो इसके अंदर मीन, मीडियन और मोड से तो सवाल रहेंगे ही रहेंगे, कंफर्म है। जो डेटा दिया जाएगा उसका मीन मीडियन मोड ये लोग पूछ लेंगे, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ओके, मीन मीडियन मोड। फिर इसके बाद में क्या आता है आपका, लाइन ग्राफ आता है। व्हाट द हेल यार, स्टार्टिंग को क्या हो रहा है। ओके, लाइन ग्राफ। उसके बाद में आपका बार ग्राफ आता है। उसके बाद में आपका क्या आता है, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट आता है। पाई चार्ट और आपका हिस्टोग्राम आता है। ये वाह, ये क्या आता है आपका, हिस्टोग्राम आता है। देखो अभी ये सब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 10 क्वेश्चन कंफर्म ही आते हैं, सिंपल है यार। और ये आपको पढ़ने का बेस्ट सोर्स है, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो और सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, समझ जाओगे आप लोग डीआई का पूरा खेल। ओके, फिर इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में आता है आपका एक बेसिक सा इंपॉर्टेंट चैप्टर, लॉगरिथम। लॉगरिथम कहाँ से पढ़ना है आपको, 11th का जो टेक्स्ट बुक है उसके सारे प्रॉपर्टीज पढ़ लो, सवाल लगा लो, इनफ है। और इसके प्रीवियस ईयर सवाल कर लो, इनफ है लॉगरिथम। फिर उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा आपका। अब देखो यहाँ पर, अब आपको इतना सब करने के बाद में क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक के साथ में लगाते चलो बच्चों। फिर उसके बाद में, और देखो इतना करने के बाद में आपके पास जब लास्ट का 1 मंथ का समय बचेगा ना, तो मॉक जरूर लगाना है, क्योंकि स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड जरूरी है। और जब आप एक महीना मॉक लगा के जाओगे ना, तो ही आपका कहीं 70 प्लस बनने वाला है। नहीं तो क्वेश्चंस भी आते होंगे, लेकिन समय जहाँ पे लग जाए, तो आपको क्वेश्चंस 1 मिनट से कम समय के अंदर करना है। उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस, बहुत सारी रिवीजन और बहुत सारा मॉक देना पड़ेगा आपको। और 1 महीना मॉक के लिए इनफ है। और ये सब आपको मिल सकता है स्टडी कैंपस में। ओके, नीचे दिए हुए नंबर्स के ऊपर कॉल कीजिए, बैचेस के बारे में पता कीजिए और बैचेस को ज्वाइन कीजिए। ओके, नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर साइट पे जाइए, हमारे यहाँ से निकले टॉपर्स के बारे में देखिए, आपको पूरा कंटेंट फुल प्लेस तैयारी यहाँ से करवाई जाएगी। ओके बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में मॉक और प्रीवियस ईयर आपको लगाते रहना है। अब इसके बाद में सवाल आता है हम लोग पढ़ेंगे कैसे, देखो यहाँ पर दिन में शेड्यूल आपको बनाना है 10 आवर का, 3 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 3 घंटा सुबह, 3 घंटा दोपहर, 4 घंटा शाम का, जीके, इंग्लिश और मैथ्स। मैथ्स में भी आपको 2-2 घंटा डिवाइड करना है। नंबर सिस्टम, रेशियो एंड परसेंटेज, परसेंटेज को थोड़ा बाद में रखते हो तो भी चलेगा, बट नंबर सिस्टम एंड रेशियो मस्ट है। तो आपको वो दोनों टॉपिक यहाँ पे डिवाइड करने हैं। उसको उसके बाद में जब सेकंड मंथ में आओगे, तो अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, फिर 3D एंड ज्योमेट्री, फिर लॉगरिथम एंड आपका डीआई, समझ गए, डीआई और लॉग। ये 2-2 घंटे में आपको महीने महीने के अंदर डिवाइड करके चलना है। अगर आपने दिन में 10 घंटे का सीटिंग देते हो, उसके बाद वाले घंटे में जो आपका 11 आवर का, मतलब जो आपका 11वां घंटा होगा, वो आपको रिवीजन के लिए देना है। अगर रिवीजन नहीं किया ना बच्चों, तो ये पूरा वेस्ट है। रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रिवीजन में तकलीफ होगी आपको। जिस दिन पेपर आपका सामने रहेगा ना, 1 मंथ का समय रहेगा, जब आप मॉक मॉक लगाओगे और आपका एग्जाम सामने होगा, जिसने अच्छे से रिवीजन किया होगा, प्रैक्टिस किया होगा, उसका टेंशन थोड़ा कम होगा। और जिसने सिर्फ पढ़ाई की रहेगी ना, उसका एग्जाम के दिन लगेगा अरे भगवान, इतना बड़ा पहाड़ कैसे खत्म होगा रिवीजन के लिए, समझ गए। इसलिए मैंने अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री को 1 महीने का समय दिया है, पूरे के पूरे 30 दिन। अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री डेली पढ़ना है आपको, मतलब आप 30 दिन अलजेब्रा पढ़ोगे और 30 दिन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, क्योंकि दोनों साथ में आते हैं। 3D और ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के टॉपिक है, मतलब एडवांस मैथ्स में आते हो, इसलिए मैंने उन दोनों को साथ में रखा है। डीआई और लॉगरिथम ओनली 1 वीक। उसके बाद में आपको नंबर सिस्टम और रेशियो साथ में करना है। परसेंटेज थोड़ा, परसेंटेज का बेसिक जान लो बस। अगर परसेंटेज पूरा नहीं भी पढ़ते तो भी कोई बात नहीं, बट बेसिक्स जान लो परसेंटेज के। और उसके जो जो उसके फिक्स्ड है, जो उसके फिक्स्ड है ना परसेंटेजेस, उसको याद कर लो, उतना कर लो परसेंटेज में। देखो पहले फर्स्ट मंथ में आपको क्या क्या करना, मैं यहाँ पे ना आपके लिए लिख देता हूँ। देखो फर्स्ट मंथ, फर्स्ट मंथ में आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम एंड रेशियो।
फिर उसके बाद में जो सेकेंड मंथ आएगा आपका, सेकेंड मंथ में आपको पढ़ना है आपका अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। फिर जो आपका थर्ड मंथ आएगा उसमें आपको क्या पढ़ना है, 3D एंड ज्योमेट्री। फिर में जो आपका फोर्थ मंथ का फर्स्ट वीक उसमें आपको पढ़ना है लॉगरिथम एंड DI। उसके बाद में तो आपके पास 30 डेज है, उसके बाद में आपको क्या करना है 30 डेज में केवल और केवल मॉक लगाने। और हाँ, जीके और इंग्लिश को भूलना मत, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, उसको भी इज्जत दो। समझ गया, मैं तो केवल मैथ्स का टीचर हूँ इसलिए मैंने मैथ्स के बारे में बताया आपको। बाकी जो आपके जीके और जीएस के सर, अगर आपको अच्छी फैकल्टी चाहिए तो स्टडी कैंपस में आओ, वहां पे आपको मिल जाएगी बहुत अच्छी फैकल्टी। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। अगर कुछ भी डाउट हो ना बच्चों तो कमेंट सेक्शन में पूछो यार, आपके सारे डाउट को रिजॉल्व किया जाएगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। चलो।